जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों अभी 8 तारीख हो गया, 26 हो गया, अभी 4 दिन बाकी है। आप सबको मालूम है 30 अप्रैल को जो है मेमोरेंडम हमें जो है अपनी लोकल एमपी, राज्यसभा एमपी इनके हवाले करना है ताकि हमारी आवाज पार्लियामेंट में मतलब पहुंचना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि अभी तो 3 तारीख को हमने हर जगह जो है मेमोरेंडम दिया, अभी देने की क्या जरूरत है। सबसे पहले हमारे काम करने का तरीका कुछ और अलग है। 30 तारीख हम क्यों दे रहे हैं और जो 3 तारीख को जो दिया, कितने जो हमारे किस मतलब आगे आगे तक मतलब कितना पहुंचा है, उसका कार्रवाई क्या हुआ, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। अभी जब हम एमपीस को देंगे तो अब एमपीस को भी पता चल जाएगा। और हर ये इसको जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे कमीने लोग जो है ना हमारे बीच में है। हम शुरू से हम ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो कुछ काम अभी चल रहा है इसमें कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। मतलब ये हमारे मुद्दा जो है एमपीस के जरिए अगर पार्लियामेंट में इसको मुद्दा उठाना है तो ये कहां से पॉलिटिक्स हो गया। दोस्तों यही मतलब गलत दिशा जो है लोग मतलब गलत दिशा दिखा रहे हैं लोगों को। और यहां तक कि जो है इसमें अफसोस के साथ साथ हमारे जवान भी है, अपने आप को जो है ना यूनाइटेड फ्रंट बोलने वाले भी है। हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे जो एक्स सर्विसमैन और आने वाले पीढ़ी, ये दोनों की फायदा के लिए कर रहे हैं। दोस्तों ये जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन जो बना है, जिसको FVA बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल फ्यूचर में है, बहुत बड़ा रोल है। ये आप लोग नहीं समझेंगे अभी, क्योंकि कहते हैं ना नारियल का पेड़ लगाने वाला कोई और होगा, लेकिन उसका जो है नारियल और उसके जो मीठा पानी पीने वाले जो है उनके पोते होंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि जो दार्जिलिंग या ऊटी ऐसे जो जगह पे जो रहते हैं, अभी भी जो चाय का जो पेड़ जो है, चाय पत्ती का जो पेड़ जो है अंग्रेज का लगा हुआ है। तो वैसे ही जो है ना अभी हम जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन सोच समझकर इसलिए बना रहे हैं आने वाले पीढ़ी के लिए। और आगे से कोई भी मुद्दा जवान जैसी उसका होगा, फेडरेशन बात करेगा, हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। ऐसे एक ही दिन में बस यूनाइटेड फ्रंट बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना रहे यूनाइटेड फ्रंट, राष्ट्रीय मंच। हमें जो है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अभी से नहीं, शुरू से। यानी कि जो मैं बता रहा हूं 1970 से जो बंदा प्राइमरी टीचर की बराबर में था उसको जो है सेमी स्किल्ड लेबर के साथ जोड़ दिया और उनका जो है पे फिक्सेशन किया लेबर के साथ। लेकिन जो लेबर को जो है आजादी है वो आजादी नहीं दिया। एक लेबर काम करता 8 घंटे का काम करता है, उससे ज्यादा उससे आप काम नहीं ले सकते हो। लेकिन एक फौजी काम करता है 24 घंटा। लेकिन पे फिक्सेशन ने लेबर के साथ किया। ये अन्याय अभी से नहीं, 70 साल से लोग वन रैंक वन पेंशन के बारे में क्यों बात कर रहे थे शुरू से। कोई मुच्चे वाला मेजर जनरल, कोई सरदार जी, कोई जो है बगैर दाढ़ी वाला लेफ्टिनेंट जनरल, कितने लोग आए थे टीवी में। यहां तक कि पुराने जनरल्स
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितने लोग आए थे टीवी डिबेट में, हमारे जवान हमारे जवान, लेकिन हमारे जवान कहकर जो है आप लोगों ने जवानों का तो मतलब जमीन के अंदर गाड़ दिया। दोस्तों आप मतलब शर्म आना चाहिए, अपने आप के अंदर झांक के देखो, जिन अफसर्स के लिए आपने काम किया, जिन लोगों के साथ काम किया वो अच्छे होंगे, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो अच्छे अफसर्स थे, लेकिन हमारे जो सीनियर मोस्ट अफसर्स जो मतलब मेजर जनरल और ऊपर पहुंच गया था ना, उन्होंने क्या किया, अपने लिए किया सब कुछ, और हम लोगों को जो है एक मोहरा बनाया। खासकर जो है एक मुच्चड़ सिंह है, मुच्चड़ सिंह नहीं, मुच्चड़ मेजर जनरल, हमारे जवान 35 साल 37 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अरे क्या क्या नाटकी किया है। पूछता है भारत, पूछता है फौजी, कहां गया वो मुच्चड़। दोस्तों ये ऐसे बहुत लोग हैं, शर्म आना चाहिए उनको। 58 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, उसके बाद 5 साल 6 साल जो है कहीं मतलब ECHS, कहीं अफसर ऐसी कैंटीन या कहीं मतलब केंद्रीय सैनिक बोर्ड, यहाँ पे भी नौकरी कर लेते हैं, फिर भी उनको चाहिए था, उनके पेट नहीं भरता, उनके पेट नहीं भरता। तो इसलिए वॉर ओपी के पीछे वो भी आगे थे। वॉर ओपी में किसको कितना मिला अभी मेमोरेंडम आप पढ़ोगे ना, उसमें साफ दिया हुआ। आप लोगों को मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं, कुछ और बात। दोस्तों आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली जो है CAG ने बहुत केस पकड़ा ऑफिसर्स का डिसेबिलिटी के बारे में, बहुत केस, यानी कि तकरीबन 45 to 50% जो है डिसेबिलिटी ऑफिसर्स का जो है वो पकड़ा गया था। ये जितने भी जो है ना, ये सारे डिसेबिलिटी कहां से, कौन सी साल से स्टार्ट हुआ, 2008-9 के बाद। ये 2008-9 के बाद क्यों शुरू हुआ, वजह क्या, पहले क्यों नहीं था, बाद में क्यों आया, इसके बारे में कोई बात करता है? अपने आप को जो डेली है ना कटआउट मास्टर है, एक बहुत सारा कटआउट डालता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। वो कटआउट मास्टर कहता है कि ये जो 30 तारीख को ये जो कर रहे हैं, ये मतलब बिना इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपसे थोड़ी किसी ने आपसे कोई राय मांगा इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, आप अपना काम करो। आपको तो एक पोस्ट मिल गया ना, जो वीर बहादुर सिंह ने आपको चाय की दावत दिया है, और आपको जो है एक पोस्ट भी दिया है, जितना भोंकना उतना ही भोंको, उससे ज्यादा नहीं। हमारे काम के बीच में आप टांग मत गड़ाना। दोस्तों ऐसे लोग है ना, ऐसे लोग कहते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इनकी जो बातों के ऊपर आप ध्यान मत देना। दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूं, ये 2008 के बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफिसर्स में ज्यादा नंबर कैसे आ गया। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं 1986 जो 4th पे कमीशन में एक अफसर का जो डिसेबिलिटी था, उसका 74% JCOs का था, और एक अदर रैंक्स यानी कि सिपाही नायक हवलदार, इनको 60% था। ये जो मैं बता रहा हूं 1986 से लेकर 1996 तक, ये मतलब उस टाइम जो है JCOs और MNS दोनों का एक ही था डिसेबिलिटी, और कमीशन्ड ऑफिसर्स और ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स इनका भी एक ही था, उसमें कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं था। यानी कि कमीशन्ड ऑफिसर हो या ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स, दोनों का जो है एक जैसा था डिसेबिलिटी। ये 1996 की बात है, सॉरी
1986 में ऐसे ही था। उस टाइम की जो है ना, उसके बाद वहां से आप आ जाओ 1996 में, यानी कि पहले 86 से 96, फिर उसके बाद जो है 96 से 2005 तक, वहां भी इतना ही था, वहां पे भी इतना ही था, यानी कि 60% एक जवान का, और जेसीओस का जो है 74%। 2006 से लेके 6th पे कमीशन आउट हुआ था 2008 के बाद। 2006 से भी ऐसा ही था, लेकिन वो चेंज कहां से हुआ? 2009 के बाद ये परसेंटेज में लेके आया था। जब ये परसेंटेज में जब लेके आया था, उस टाइम ऑफिस का बल्ले बल्ले होने लगा। तो इसीलिए जो है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इसको अडॉप्ट करने लगे। डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हमारे लिए एक सर्कुलर 568 निकला था 2016 में। उसके वजह से 50% पेंशन एक 2006 से हम लोगों को मिला। लेकिन ऑफसेस का उससे पहले ही सर्कुलर निकल गया था, सर्कुलर 548। तो जो पहले जो 2012 से जो दिया था ऑफसेस को, वो 2006 से देने के लिए वो ऑर्डर आ गया था। ये 547 कब निकला था? 2015 में। दोस्तों, ये जो है ना, जब ऑफसेस का जब परसेंटेज, मतलब मिनिमम परसेंटेज 20% है, तो 100% का जो हिसाब से जो है ऑफसेस, अभी मैं आपको बताता हूं, ऑफसेस और ऑनरी कमीशन ऑफसेस 4th पे कमीशन का सबसे पहले आप नोट कर लो। ऑफसेस का 750 रुपए, ऑफसेस और कमीशन, ऑनरी कमीशन ऑफसेस 750 रुपए, और जेसीओस का 550, और जवानों का जेसीओस का 550, और जवानों का 450। दोस्तों, उसके बाद जो है, उसके बाद एक 96 से ऑफसेस का कितना हुआ? एक 96 से ऑफसेस का जो है 2600 रुपए, और उसका 74% जेसीओस का था 1900 रुपए, और उसका 60% था जवानों का 1550। ये कब तक था? 2005 तक। और 2006 से, यानी कि छठा पे कमीशन जब शुरू हुआ था, वही सिस्टम था, यानी कि ऑफसेस और ऑनरी कमीशन ऑफसेस का 5800, जेसीओस का 4300, और अदर रैंक्स का 3510। ये 100% नॉर्मल डिसेबिलिटी है। आज बैटल कैजुअलिटी की मैं बात नहीं करता हूं, ये नॉर्मल डिसेबिलिटी। ये मतलब 2008-9 के बाद जैसे जैसे ये सर्कुलर 547 और उससे पहले जो सर्कुलर निकला, तो मिनिमम गारंटीड पेंशन जिसको एमजीपी बोलते हैं, वो आने के बाद जो है अफसरों का बल्ले बल्ले हो गया। इतना बल्ले हुआ पूछो मत। फिर उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन निकला। 1 रैंक 1 पेंशन के बाद डिसेबिलिटी में क्या हुआ? यानी कि सर्कुलर 555 में एक सिपाही का कितना हुआ? 3999, और नायक का कितना? 4302, हवलदार का 4677। ये 100% डिसेबिलिटी का। और 7th पे कमीशन में कितना हुआ? एक सिपाही का 10,278, और एक नायक का 11,057, और हवलदार का 12,040।
ये भी 100% डिसेबिलिटी। और जेसीओस का है, जेसीओस का जो है 1/1/2006 से 4998 एक नायब सूबेदार का, और 2009 से कितना बना है 7182 बना, फिर ओआरओपी के बाद 7361 बना, और 7th पे कमीशन के बाद 18918। ये 100% मैं बता रहा हूं आपको, 100%। ये जो बता रहा हूं सूबेदार का, नायब सूबेदार का नहीं, सूबेदार का। और ये नायब सूबेदार का 4998, उसके बाद 5630, फिर उसके बाद 5658, फिर उसके बाद 14540। ये नायब सूबेदार का। सूबेदार मेजर का क्या बना, 1/1/2006 से 5680, और 2009 से कितना बना है 7371, और ओआरओपी के बाद कितना बना 7827, 7th पे कमीशन के बाद 20116। दोस्तों ये जो है सूबेदार मेजर का। और 7th पे कमीशन में यानी कि सॉरी दोबारा 666 सर्कुलर यानी कि ओआरओपी 2 के बाद सिपाही कहां पहुंचा 11285, नायक कहां पहुंचा 12065, हवलदार कहां पहुंचा 13555, नायब सूबेदार कहां पहुंचा 14895, सूबेदार कहां पहुंचा 17800, और सूबेदार मेजर कहां पहुंचा 18975। दोस्तों अभी तक हमने जो है जेसीओस अदर रैंक्स का बताया, लेकिन ऑफिसर्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता ना, इतना डरपोक है ना वो लोग। ऑफिसर्स का भी जान लो कितना हुआ। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो 2006 से जिसको मिला था 15,760, क्योंकि सर्कुलर 568 के हिसाब से उनका 15,760, और ओआरओपी में कितना बन गया वो 20,859, और उसके बाद 7th पे कमीशन के बाद कितना बना है 53,607, और दूसरा ओआरओपी के बाद उसका बन गया 57,240। दोस्तों अभी देखो, एक पहले जो है ऑफिसर्स का 60% एक जवानों का था, यानी कि 2006 तक एक जवानों का डिसेबिलिटी पेंशन था, एक अफसर का 60%। अब कहां से कहां पहुंच गया लेफ्टिनेंट कर्नल। अब कर्नल के बारे में आप सुन लो, 1/1/2006 से उनको मिला था 16,677, फिर उसके बाद जो है 1 रैंक 1 पेंशन के बाद वो पहुंच गया 21,678, फिर उसके बाद 7th पे कमीशन में कहां पहुंचा 53,713। अब आपकी ओआरओपी 2 में कहां पहुंच गया 63,105। दोस्तों एक ब्रिगेडियर ये पहले ले रहा था 1/1/2006 से 17,487, फिर उसके बाद ओआरओपी में कहां पहुंचा 22,542, 7th पे कमीशन में वहां से पहुंच गया 57,933। अब कितना पहुंचा दूसरा ओआरओपी के बाद ये पहुंच गया 65,280। दोस्तों एक मेजर जनरल जो है 1/1/2006 से 18,210, फिर ओआरओपी में वो पहुंच गया था 23,258, फिर 7th पे कमीशन में पहुंचा ये 59,744, और अभी का ओआरओपी 2 में ये पहुंच गया 69,230। एक लेफ्टिनेंट जनरल 1/1/2006 से 21,900, ओआरओपी में 23,700, और
7th पे कमीशन में 60,910 और अभी जो है OROP 2 की वजह से ये पहुंच गया 67,320। दोस्तों ये डिसेबिलिटी पेंशन का सच्चाई यही है। अगर पहले जैसे 60% ये जो कमीशन ऑफिसर्स का है ना, उसका 60% के हिसाब से अगर देगा तो एक सिपाही का 40,000 बनता है, एक नायक का 40,000 रुपये बनेगा, एक हवलदार का 40,000 रुपये बनेगा, यानी कि 100% डिसेबिलिटी में बता रहा हूं। ये नॉर्मल डिसेबिलिटी, वार इंजरी नहीं, नॉर्मल डिसेबिलिटी। और 74% के हिसाब से अगर आप ये देंगे ना, तो 74% के हिसाब से एक जेसीओस का जो है, जेसीओस का 52,000 रुपये बनेगा, 52 से ऊपर बनेगा। और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स पहले सेम था, अब क्यों मतलब तोड़ दिया? दोस्तों मैं ये आज डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ नॉर्मल आपको बताया। अगले वाला जो डिसेबिलिटी बताऊंगा वार इंजरी एलिमेंट का, एक इनवैलिडेटेड आउट वार इंजरी एलिमेंट दो है, ये सब कुछ अगले में बताऊंगा। दोस्तों हमारे जो है ना, एक IESL का प्रेसिडेंट उस दिन आके बैठ के फिर जो लेटर जो मतलब भेजा है ना CDS को और बाकी सबको, वो सारे IESL के जो संगठन जो है ना चलाने वाले ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, ज्यादातर ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स सुबेदार मेजर होते हैं। क्यों नहीं बात करते इसके बारे में? इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको ये नहीं है, उनको ये नहीं पता कि किस तरह मतलब उनके साथ धोखा हुआ, किस तरह उनको मतलब सी बनाया। अगर अभी भी अगर आप मेरी बात के ऊपर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरा सर्कुलर आप देख सकते हैं, हर एक सर्कुलर में सब कुछ है। और पेंशन रेगुलेशन एक्ट, डिफेंस पेंशन इंस्ट्रक्शन सब कुछ है, सब में सारी डिटेल्स दिया हुआ, आप खुद ही देख लो। आप लोग समझदार है, सोच लो, 2 बार सोच लो। अभी ऐसे संगठन में रहना या 30 तारीख को जो है हमारे साथ देना, ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को बताना। दोस्तों 30 तारीख अप्रैल, अभी 4 दिन बाकी है। कल मैं आपको जो है वार इनवैलिडेटेड आउट पेंशन के बारे में, वार इंजरी पेंशन के बारे में मैं आपको कल डिटेल बताऊंगा, और उसके वजह से जो हमारे वीर नारियों के साथ किस तरह धोखा हुआ ये भी बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।